हेलो दोस्तों, मैं लवली श्रीवास फिर से आपका एक बार सीजी मैपोलॉजी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों का डिमांड था कि एलिगेशन पर जितने भी टाइप के सवाल बन सकते हैं, कहां कहां से एलिगेशन, हम किन किन सवालों पर और कैसे समझें, उन सब चीज़ों के बारे में आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कि एलिगेशन एक ऐसा मेथड होता है, मैं उसके बारे में बता दूं, जहां पर आप लगभग गणित के 70% चैप्टरों पर आप एलिगेशन लगा सकते हो। ठीक है, वैसे तो मैं आप लोगों के लिए कम सवाल लेकर ही आया हूँ, ज़्यादा सवाल नहीं है ना। लेकिन ज़रूरत पड़ने पर मैं आप लोगों के बीच बीच में जो सीरीज चलता है मेरा, है ना, उनमें मैं एलिगेशन के बारे में जरूर आप लोगों से चर्चा करूंगा। ठीक है, मैं चाहूँ तो 70% जो चैप्टर है उन पर एलिगेशन लगा दूं, है ना। और आपको मैं सिखाऊंगा भी कि एलिगेशन एक्चुअल में होता क्या है, उनके बनाने का एकदम सही तरीका क्या होना चाहिए, वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ दोस्तों। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले तो एलिगेशन को समझना बहुत जरूरी है कि एलिगेशन होता क्या है। ठीक है, एलिगेशन और मिश्रण एक नहीं है, इतना याद रखना है ना। एलिगेशन और मिश्रण को कई लोग एक साथ जोड़ देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एलिगेशन कुछ अलग ही है भाई। ठीक है, एलिगेशन। ठीक है, अब एक चीज बताना है आपको, एलिगेशन में हमेशा मेरे भाई एक चीज याद रखना, जो प्रारंभिक अनुपात होता है ना, वही आपका अंतिम अनुपात होता है। इस चीज को हमेशा अपने दिमाग में बिठा कर रखना। जो शुरू में अनुपात बनेगा वही अनुपात आपके आखिरी में बनने चाहिए, तब तो आप एलिगेशन लगा रहे हो यार। यदि ऐसा नहीं करोगे तो आप एलिगेशन नहीं लगा पाओगे फिर। तो मैंने कहा हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा, मैंने मान लेते हैं 1 kg मैंने 1 kg राइस ले लिया, किसका, बासमती का। ठीक है, बासमती का 1 kg चावल ले आया। ठीक है, जिसके प्राइस लगभग सबको पता होता है कि भाई 120 रुपए के जी पड़ता है। कितना पड़ता है भाई? मैंने कहा 120 रुपए के जी पड़ता है। ठीक है, मैंने एक दूसरा ब्रांड का ले लिया है ना। दूसरा ब्रांड का भी मैं 1 kg चावल खरीदना चाहता हूँ, और इस बार बासमती नहीं बल्कि इस बार रासमती लाता हूँ। वाह, नाम तो बढ़िया लग रहा है ना। रासमती का चावल ले लिया है, और इस रासमती जो चावल है ना, इसकी प्राइस 100 रुपए पर के जी है। ठीक है दोस्तों, 100 रुपए पर के जी। अब एक चीज बताओ, मैंने अभी 2 किलो खरीदा, 1 kg मैंने बासमती खरीदा जिसका प्राइस 120 रुपए पड़ा। ठीक है, और 1 kg मैंने रासमती खरीदा जिसका प्राइस मेरे पास 80 रुपए पड़ा। ठीक है, यदि मैं ये कहूं कि मैं टोटल 2 kg खरीदा भाई, खरीद कर लाया 2 kg, और इन 2 kg के लिए मुझे कितना पे करना पड़ेगा, तो आप कहोगे 120 रुपए तो बासमती का हो गया और 80 रुपए रासमती का, तो दोनों को जोड़ने पर इसको 100 मत करो, 80 कर दो, है ना। इसको 80 कर देते हैं, 100 नहीं 80 करते हैं। ठीक है, 80 रुपए के जी। ठीक है भाई, 80 रुपए पड़ा, तो मैंने कहा 120 और 80 कितना, मैंने 200 रुपए में मैंने 2 kg खरीद कर लाया। अब मान लो इन दोनों को मैं मिक्स कर दूं, मिला दूं, और मैं पर केजी के हिसाब से बेचना चाहूँ। अभी प्रॉफिट की बात नहीं होती यहाँ पर, एलिगेशन में प्रॉफिट वाली बात ही नहीं है, इतना याद रखना है। अब मैं कहूंगा कि भाई यदि मान लो मैं पर केजी के हिसाब से बेचूंगा, तो मैंने कहा 2 एकम 2, 1 kg का मुझे कितना पड़ने वाला है, तो आप कहोगे फिर तो 2 एकम 2, और ये 2 एकम 2 कितने रुपए पड़ेगा, तो मैंने कहा भाई 100 रुपए तो पड़ेगा। इसका मतलब एलिगेशन में एक चीज तो आपको समझना है कि जो ओवरऑल जो निकल कर आएगा, मिक्स करने के बाद जो मिलकर आएगा, निकल कर आएगा, वो हमेशा इन दोनों के बीच का डाटा होगा। इन दोनों के बीच का डाटा होगा, कोई अकेला डाटा नहीं होता। ठीक है दोस्तों, अब अकेला डाटा नहीं है तो मैं यहाँ पर एलिगेशन के रूप में इसी चीज का प्रयोग करूंगा कि भाई दोनों को मिक्स करने के बाद मुझे पर केजी के पीछे उस चावल का कितना मिलने लगा, 100 रुपए मिलने लगा। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पर रख दिया मैंने 100 रुपया। अब मिक्स जब किया तब जाके 100 रुपया मिला है। मिक्स नहीं करता तो बासमती का कीमत 120 और रासमती का कीमत 80 रुपए ही होता। लेकिन जैसे मैंने मिक्स किया और 1 किलो बेचना चाहा मिलाकर, तो एक नया ब्रांड बन गया जिसका नाम पड़ गया भाई माहिस्मती। अब समझ लो, जो माहिस्मती होगा इसका प्राइस तो ज्यादा ही होगा, सिंपल सी बात है। रासमती से कम होगा लेकिन बासमती से हमेशा रासमती से ज्यादा होगा, लेकिन आपके पास बासमती से कम होगा। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, एलिगेशन जब लगेगा तो हमेशा याद रखना, जो ओवरऑल डाटा आता है बड़े डाटा से कम लेकिन छोटे डाटा से हमेशा ज्यादा होता है। क्लियर है? अब आप जब घटा कर देखोगे तो भाई 80 और 100 में अंतर कितने का, तो मेरे भाई आप कहोगे 20 रुपए का होगा, और 120 और 100 में अंतर, तो मैंने कहा भाई 20 रुपए का। अभी मैं कुछ देर जब सवाल चालू किया था उससे पहले मैं बोला था कि भाई प्रारंभिक अनुपात ही आपके पास अंतिम अनुपात होता है। ऊपर में काट के देखूंगा तो आप कहोगे ऊपर का अनुपात तो 1:1 है, आप तो 1-1 किलो ही तो मिलाए हो ना,
तो नीचे का अनुपात भी 1:1 आना चाहिए। 20 को 20 से काट दूंगा तो अनुपात क्या आएगा, 1:1। यदि आपका अनुपात 1:1 नहीं आ रहा है तो आप एलिगेशन नहीं लगा सकते। कुछ जगह पर क्या होता है कि कुछ जगह पर जैसे मैं टाइम स्पीड डिस्टेंस पर जब एलिगेशन लगाऊंगा तो वहां पर थोड़ा कॉन्सेप्ट को चेंज करेंगे, लेकिन एलिगेशन ही रहेगा। तो ये होता है आपके पास पूरा कॉन्सेप्ट एलिगेशन का। इससे ज्यादा नहीं, मैं 10-12 पेज नहीं दिखाऊंगा कि एलिगेशन ये है वो है, वैसा कुछ नहीं है। सिंपल आपको समझना है कि भाई एलिगेशन में जो प्रारंभिक अनुपात है वही आपका अंतिम अनुपात बनने वाला है। साथ में ओवरऑल जो डाटा होगा 1 से तो बड़ा होगा लेकिन 1 से हमेशा छोटे होगा। इतना ही काफी है और कुछ नहीं है भाई। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने सवाल की ओर। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आए हमें एलिगेशन के। कहाँ से एलिगेशन के सवाल पूछे जाते हैं उन सभी सवालों को लेकर आ गया। अब देखो, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्राप्त करता है, ठीक है, तथा एक गलत उत्तर के लिए 1 अंक खो देता है। यदि वह 60 प्रश्न हल करता है तथा 130 अंक प्राप्त करता है, तब वह कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। मेरे प्यारे भाई यहाँ पर ध्यान समझना, उसने 60 प्रश्न किया, 60 प्रश्न के 60 प्रश्न तो सही नहीं किया, कुछ गलत किया होगा, कुछ सही किया होगा। कुछ गलत और कुछ सही करने के बाद भी उसके कितने नंबर आ रहे हैं, 130 नंबर आ रहा है। इसका मतलब 130 जो है ना ओवरऑल मार्क्स है उसका। अब ध्यान से देखना, मैंने कहा एक सही और एक गलत वाला, ठीक है भाई। ये मैं ये कहूं कि यदि वो बंदा 60 के 60 क्वेश्चन सही कर देता, मान लो 60 के 60 क्वेश्चन सही कर देता मेरे भाई, आपको पता है कि एक क्वेश्चन सही करने के पीछे 4 अंक मिलता है। यदि 60 के 60 क्वेश्चन आप सही करते तो आपके नंबर इतने तो होते, 6 चौक 24, मतलब 240 अंक मिलने चाहिए थे। मिलता कि नहीं मिलता भाई, मिलता। मैंने कहा कि भाई यदि 60 के 60 क्वेश्चन गलत कर देते, एक गोल गलत करने पर 1 अंक करता है, एक क्वेश्चन गलत करने पर 1 अंक करता है। यदि वो 60 के 60 क्वेश्चन गलत कर दे, कट रहा है इसलिए इसको माइनस में रख देंगे, 60 एकम 60 तो इसको -60 अंक और कटना था। यदि पूरा के पूरा यदि गलत कर लेता तो आंसर उसका जो मार्क्स वो माइनस में आ जाता। हमने लिख दिया वही, लेकिन इतने के बावजूद भी उसको कितना नंबर मिल रहा है, 130। तो मेरे दोस्तों हमेशा याद रखना, इस 130 को ना बीच में रखना। आप कहाँ पर रख दोगे, बीच में 130, ठीक है। अब देखो यार, 240 में 130 घटाओगे तो 110 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा भाई, है ना भाई। 240 में मैंने 130 घटा दिया, कितना आ गया, 210 आ गया। उसी प्रकार मैंने 130 में 60 को घटा दूं, अब 60 माइनस में है तो आप क्या करोगे, 130 में माइनस करना है किसको, 60 को, तो आप देख पाओगे 130 और माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस कितना हो जाएगा, 60। तो फिर तो जुड़ कर आ जाएगा। तो 130 और -60 को जब आपस में घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे भाई फिर तो 190 होगा। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 से 0 कट रहा है, अनुपात बना लेते हैं। अनुपात क्या मिल गया हमको, 19:11 का अनुपात मिल गया सही क्वेश्चन और गलत क्वेश्चन के बीच। अब मैंने कहा टोटल क्वेश्चन थे कितने, तो आप कहोगे 19 और 11 को आपस में यदि मैं जोड़ दूं मेरे दोस्तों, तो आप कहोगे 19 और 11 को जोड़ने पर होता है 30, और 30 का मान क्वेश्चन के रूप में दिया कितना है, तो आप कहोगे भाई 60 क्वेश्चन। इसका मतलब एक क्वेश्चन कितने के बराबर होगा, तो एक भाग होगा आपके पास 2 क्वेश्चन के बराबर। क्लियर है, आप कटेगा ना भाई, 30 से कम 30 दूनी 60। अब हमको पूछा गया सही प्रश्न कितने उत्तर दिए, तो सही कितने दिए हैं, तो आप देख पा रहे हैं सही के नीचे क्या है, 19। इसका मतलब 19 भाग सही दिया है, एक भाग का मान 2 क्वेश्चन, तो 19 भाग का मान हम यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे। 19 दूनी कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 38 क्वेश्चन। तो उस व्यक्ति ने इस एग्जाम में 38 क्वेश्चनों का सही सही आंसर दिया, तब जाके उसको कितना नंबर मिला है, 130 नंबर। ऑप्शन नंबर जो बी होगा मेरे भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आया समझ में। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला सवाल, और इस सवाल को आप खुद बनाकर देखना कैसे आपको इसका आंसर आएगा। मैं इसको देखूंगा कमेंट में, है ना। कमेंट में आप लोगों के लिए होमवर्क है भाई, होमवर्क फटाफट कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। हर एक बंदा से बनने चाहिए, सेम सवाल है, सेम तरीका, सेम अप्रोच, आंसर भी सेम आएगा। सेम आएगा कहने का मतलब 38 नहीं आएगा, है ना। 38 का आएगा भाई, 16, 14, 12, 8 में से आएगा, लेकिन कोई एक तो आएगा ना। तो ये होना चाहिए। और मैं होमवर्क में कमेंट जरूर देखूंगा भाई, जो भी देखेंगे, है ना, कमेंट में जरूर बताना। एक बार प्रयास जरूर करना है, प्रैक्टिस जरूर करना है कि मेरे से बनता है कि नहीं बनता है। आप लोग क्या करते हो, मैक्सिमम लोग छोड़ देते हो बीच में ही, है ना, नहीं देखेंगे। ये नहीं देखना ही आपके लिए लॉस है, ठीक है। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो सबसे ज्यादा सिलेक्शन में अपनी भूमिका महत्वपूर्ण निभाता है ना। जिस बंदे ने मैथ्स के सबसे ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए ना, उसका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मैथ्स में
होता क्या है कि जो भाई हम एक चीज देखते हैं कि मैथ्स के पीछे के कमजोरी बहुत ज्यादा लोगों में देखने को मिलता है ना, और जिसने अपना मैथ्स स्ट्रॉन्ग कर लिया उसके लिए हर एक एग्जाम, चाहे सेंट्रल के हो चाहे आपके पास स्टेट का हो, हर एक एग्जाम बहुत आसान हो जाता है। क्लियर है दोस्तों? तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक किसान के पास कुछ मुर्गियां तथा कुछ बकरियां हैं। मुर्गी की एक मुंडी, दो पैर, बकरी के चार पैर और एक मुंडी। चार मुंडी नहीं होता है ना, चार पैर और एक मुंडी, कंफ्यूज नहीं होना भाई। यदि इनके सबके कुल 240 सिर और 640 पैर है तो मुर्गियां कितनी हैं, आपको क्या करना बताना है। यहां पर भी एलिगेशन लगता है, देखो कैसे लगाएंगे। हमारे पास है मुर्गी और कुछ मात्रा में क्या है दोस्तों, बकरी, बकरी, बकरियां हैं, बकरी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैं चाहता हूं कि जो 240 सिर है ना, 240 सिर का मतलब क्या होता है कि 240 सिर मतलब 240, चाहे वो बकरी हो या मुर्गी हो, लेकिन इतने हैं उनकी संख्या, ठीक है। मैं चाहूं कि पूरे के पूरे मुर्गी बन जाए। यदि 240 के 240 भाई मेरे मुर्गी होते तो एक मुर्गी के दो पैर, तो 240 मुर्गी के कितने पैर होते, तो आप कहते कि 24 दूनी 48 मतलब 480 पैर होते कि नहीं होते, होते भाई। यदि पूरे के पूरे बकरी होते तो मैंने कहा एक बकरी के चार पैर, तो आपके पास तो 240 बकरी होते, तो 24 चौके कितना होता है 96, मतलब मैं कह सकता था कि 960 पैर होते उनके। लेकिन ओवरऑल हमारे पास पैर है कितने, तो पैर निकला 640 मिल गया भाई, ठीक है। अब कुछ नहीं, अंतर करना है, बताओ 640 में 480 को कम कर देंगे तो कितना बच जाएगा आपके पास, 48 और ये 64 है, तो हम पता है 16 48 और 64 मतलब 160 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार 960 और 640 में अंतर करेंगे तो कितने का आ जाएगा, तो मैंने कहा 32 आ जाएगा, मतलब 320 आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों? यदि इन दोनों के अनुपात को ध्यान से देखूं और मैं केवल एक एक बार काट दूं, इसको ध्यान समझना, मैं चाहता हूं कि केवल 2 से काट देता हूं। 2 से काटने पर होगा क्या, ध्यान से देखना, मैं 2 से यदि काट दूंगा तो 2 से कटेगा कितने बार में, ये 160 बार में कट जाएगा और ये कट जाएगा आपके पास 80 बार में। यदि इन टोटल दोनों को जोड़ दिया जाए तो आप कहोगे 160 और 80 का सम 240 के बराबर होता है, और 240 सिर की संख्या मतलब 240 जानवर भी है। तो पूछा गया कि मुर्गियां कितने, तो मेरे भाई मुर्गी कितने मिले आपको, 160 मिल गए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 160। ऑप्शन नंबर जो डी होगा दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन इस प्रकार के सवाल में एलिगेशन ना ही लगा तो ही ज्यादा बेहतर है। हमेशा जानवरों पर आधारित जो सवाल होते हैं उनमें एक चीज याद रखना, दो पैर वाले जानवर की संख्या यदि निकालना है, दो पैर वाले, तो क्या कर देना है भाई, सिर दुगना पैर आधा। सिर को क्या करना है, दुगना माइनस पैर आधा, पैर आधा कर दोगे आपको दो सिर वाले मिल जाएंगे। जैसे मैंने कहा सिर कितने हैं टोटल 240, तो 240 का दुगना कितना होगा, आप कहोगे भाई 480 होगा माइनस, है ना। पैर कितने हैं 640 और 640 का आधा कितना होगा, तो मैंने कहा 320। अब घटाओगे 480 में 320 को तो कितना मिल जाएगा 160। और यही मेरे प्यारे भाई किसकी संख्या है, मुर्गियों की संख्या है। तो ये तरीका आपको अपनाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा नेक्स्ट सवाल, ये आपके पास सवाल है, पाल के पास कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां हैं। यदि जानवरों के कुल 43 सिर है और 142 पैर है तो पाल के पास कितनी मुर्गियां हैं, ठीक है। एलिगेशन ही लगा देते हैं, चलो। ये हमारे पास है मुर्गी, और इस बार क्या है यार, मुर्गी के साथ इस बार भी बकरी है, चलो कोई दिक्कत नहीं, बकरी ही है, बकरी, ठीक है। हमने कहे कि यदि मान लो उनके पास 43 सिर है, इसका मतलब 43 जानवर है। मैंने कहा यदि 43 के 43 मुर्गी होते तो आप कहते एक मुर्गी के दो पैर, तो 43 मुर्गी के 43 दूनी आप कहते भाई 86 पैर तो होते ही, है ना। एक बकरी के चार पैर और सब के सब यदि बकरी हो जाते हैं तो हम कहेंगे 43 का गुणा कर देंगे। अब 86 दूनी कितना होता है, तो 80 दूनी 160 और 6 दूनी 12 मतलब 172, कितने हो जाते मेरे दोस्तों 172। लेकिन ओवरऑल उस बंदे के पास कुल पैरों की संख्या कितने, बंदे मतलब जानवरों की कुल पैरों की संख्या कितने हैं, 142 है, ठीक है। हम क्या करेंगे 142 को बीच में लिख देते हैं, ठीक है भाई, इस प्रकार से। अब बताओ 172 और 42 में अंतर कितने का है, 142 में तो आप कहोगे भाई 30 का अंतर है, ठीक है। 142 और 86 में तो 14 उधर डाल देते हैं तो आ जाएगा कितना 56। हमको कितने करना है 43 करना है, तो हम क्या करते हैं 2 से काट देते हैं। 2 से जब काटेंगे मेरे दोस्तों तो हमेशा एक दिख याद रखना, 2 से काटेंगे तो 15 बार में, और ये 2 से कट जाएगा आपके पास 28 बार में। इन दोनों को जोड़कर देखेंगे तो हो जाएगा 43, और 43 का मान 43 दिया है। जब 43 का मान 43 हो सकता है, इसका मतलब 15 मुर्गी होंगे
और 28 आपकी बकरी होंगी। क्या पूछा गया यहाँ पर? मुर्गियों की संख्या। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे भाई, वो आपका क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा। आए भाई समझ में? आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला सवाल। किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत स्कोर 24 रन है, ठीक है। और जब टीम के कुल स्कोर में से कैप्टन के स्कोर को घटा दिया जाता है तो औसत 2 रनों से बढ़ जाता है बोला गया है। तो कैप्टन ने कितने रन बनाए थे आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। अब मेरे प्यारे भाई इसको भी मैं एलिगेशन से क्या, मैं तो औसत को ही एलिगेशन से खत्म कर देता हूँ पूरा, है ना। और बहुत सारे चैप्टर हैं, लेकिन मैं केवल उन्हीं चुनिंदा सवालों को लेकर आया हूँ जो आपको आसानी से बना पाओ, ठीक है। अब ध्यान से देखना, किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत स्कोर दे रखा है कितना? 24 दे रखा है भाई, ठीक है। हमने कहे कि 11 खिलाड़ियों का स्कोर 24, इसका मतलब ओवरऑल है ना भाई, 11 तो पूरे खिलाड़ी हैं और इन्हीं का औसत दे रखा है 24, ठीक है। जब टीम के कुल स्कोर में से यदि मैं कैप्टन के स्कोर को हटा लेता हूं तो औसत 2 रन से बढ़ जाता है बोला गया। तो कैप्टन ने कितने रन बनाए भाई? यदि मैं टोटल 11 खिलाड़ी में से यदि कैप्टन को हटा दूंगा तो आपके माइंड में एक चीज आएगा कि भाई फिर तो 10 खिलाड़ी बच गए, और अलग से लिख देता हूँ ये कैप्टन है, ठीक है। ये 10 खिलाड़ी और एक कैप्टन, क्योंकि कैप्टन का निकालना है। अब सिंपल सी बात है, इन 10 खिलाड़ियों का औसत क्या होगा? तो बोला गया है कि भाई कुल स्कोर में से यदि कैप्टन के स्कोर को घटा लिया जाता है तो औसत 2 से बढ़ जाता है। कैप्टन को हटाने के बाद 2 से बढ़ेगा, मतलब पहले 24 था अब 2 बढ़ेगा, तो मेरे इसका मतलब भाई कि इन 10 खिलाड़ियों का औसत कितना था? 26 रहा होगा, है ना। ओवरऑल कितना था? 11 के 11 खिलाड़ी का, तो मैंने कहा भाई 11 के 11 खिलाड़ी का तो औसत 24 था। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अभी कुछ देर पहले बताया था कि भाई प्रारंभिक अनुपात ही आपका अंतिम अनुपात होता है। अब देखो ऊपर में क्या अनुपात बन रहा है? तो आप कहोगे 10:1, तो भाई नीचे में भी तो बनना चाहिए ना 10:1। क्यों नहीं बनेगा? बनेगा। अब सिंपल से देखो, 1 का मान 1, तो मैंने लिख दिया 10 का मान 10। 24 से 26 बड़ा है, इसका मतलब नेक्स्ट वाला कम होगा। एलिगेशन तभी लगता है जब एक बड़ा और एक छोटा होता है। 24 से 26 बड़ा है, इसका मतलब जो कैप्टन की स्कोर होगा ये कम होगा। और कितना कम होगा? हम कहेंगे भाई 10 कम होगा, और 10 कम होगा तो हम 10 कम कर देंगे। तो बताओ 24 में यदि हम 10 कम कर देंगे मेरे दोस्तों तो कितना आ जाएगा? तो मैंने कहा 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? यहाँ पर 24 दे रखा है, क्या ऑप्शन नहीं है? ऑप्शन नंबर सी करो। ये आपका क्या होगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 14, ठीक है। इस प्रकार से आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 14। यही हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है भाई। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल में और अच्छे समझ आएगा। देखना, एक कक्षा के 25 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु को सम्मिलित कर ली जाए तो औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है बोला गया है। मतलब शुरू में जो 25 छात्र और एक अध्यापक थे भाई, एक अध्यापक को मैंने अलग कर दिया क्योंकि अध्यापक का ही आयु पूछा है। इन 25 विद्यार्थियों की औसत आयु दे रखा है कितना? 10 साल, ठीक है। हमने कर दिए 10 साल, ठीक है। अब आपको क्या करना है? देखो, यदि अध्यापक को भी इनके समूह में शामिल कर लेता हूं तो औसत कितना हो जाता है? 1 वर्ष बढ़ जाता है। पहले 10 था, अब 1 बढ़ेगा, तो मैं लिख सकता हूं क्या भाई? 11 यहाँ पर, ठीक है। अब 10 और 11 में अंतर कितने का है? 1 का। अब आप कहोगे कि जो अनुपात ऊपर में वही अनुपात नीचे बनना चाहिए। ऊपर में अनुपात क्या है? 25:1, तो नीचे में भी बना दिया भाई मैंने 25:1। देखो 1 का मान 1, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 25 का मान 25। बताओ 11 से 10 छोटा है, मतलब ये वाला आपसे बड़ा होगा 11 से, तो 25 और 11 का सम किसके बराबर होगा? 36 के बराबर। इसका मतलब जो अध्यापक होगा वो 36 साल का होगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर होगा भाई। क्लियर है? इस प्रकार से आपको सवाल बना सकते हो, बहुत सिंपल, जबरन के गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिएगा अगला सवाल। एक व्यक्ति के पास कितना है? 1 लाख रुपए थे। वह इसमें से कुछ धन को 9% वार्षिक दर पर तथा शेष धन को 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर देता है। यदि इनसे उसकी कुल वार्षिक आय कितना हो चाहे 9400 रुपए हो तो 10% की दर पर उसने कितना धन उधार दिया था? ये आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। सवाल ये है कि भाई एक व्यक्ति के पास तो 1 लाख थे, कुछ को 9% पर उधारी देता है और कुछ को वो 10% पर ब्याज पर उधारी देता है। लास्ट में उसको कुल ब्याज के रूप में 9400 रुपए मिलता है। तो आपको बताना है कि भाई 10% पर उसने कितना धन उधार दिया था, आपको ज्ञात करना है। तो मैंने कहा एक तो कुछ दिया और फिर शेष दिया, यही बात है। 2 चीज हुआ है, कुछ और शेष। यदि मैं कुछ की बात करूं तो कुछ में दिया गया है 9%। मेरे प्यारे दोस्तों, हमेशा एक चीज याद रखना, या तो आप इसको परसेंट बना लो, या तो चाहो तो आप इसको
रुपए बना लो। अब क्या है आपके मन में वो आप जानो यार, मैं नहीं जानता, है ना। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि यदि मैं परसेंट में बता तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, नहीं है। चलो 9400 है, मैं परसेंट में ही कन्वर्ट कर देता हूँ, 9400। और 9400 रुपये मिला कितने में, 1 लाख रुपए मिला है, 1 लाख में। ठीक है, 1 लाख रुपए मिला गया है, 250। ठीक है, अब परसेंट में निकालने के लिए किससे गुणा कर देंगे मेरे दोस्तों, 100 से। ठीक है भाई, इतना। अब आप देख पाओगे कि मैंने कहा कि ये 4 जीरो से, ये 4 जीरो से ये ऊपर के 2 और ये 2 जीरो कैंसिल। अब 94 को 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो मैंने कहा 9.4% तो आएगा ही। ठीक है बॉस, इतना क्या। अब हमको पता है कि कुछ धन को हमने 9% पर दिए थे और शेष धन को हमने 10% पर दिए, और ओवरऑल हमको जो ब्याज मिला वो कितने का मिल गया, तो मैंने कहा भाई 9.4% का मिल गया। अब कुछ नहीं घटाना है यार, एलिगेशन तो लग रहा है। 10 में 9.4 घटाएंगे तो 0.6 आएगा, है ना। और 9.4 में 9 घटाएंगे तो 0.4 आ जाएगा। मेरे दोस्तों यहाँ से केवल आप क्या करना, इनको बस काट देना, जीरो और दशमलव को काट दिया। ठीक है, अब हमारे पास ये 6 भाग है और ये हमारे पास 4 भाग है। टोटल जोड़ने पर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे भाई 10, और 10 का मान दिया कितना है, तो मैंने कहा 1 लाख दे रखा है। यही तो आपके पास राशि है ना, 1 लाख। मैंने कहा 0 से 0 कैंसिल, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर आ गया, 10,000 के बराबर। 10,000 के बराबर, जब 1 का मान 10,000 के बराबर है मेरे प्यारे भाई, आपको पूछा है 10% पर कितना, तो 10% पर कितना दिया गया है, 4 भाग। ठीक है, जब 1 भाग का मान 10,000 है तो 4 भाग का मान कितना हो जाएगा, तो मैंने कहा 4 का पूरा 10,000 के साथ कर देता हूँ यार। कितना हो जाएगा आपके पास, 40,000। अतः 10% पर कितना धन उधार दिया था, 40,000। ऑप्शन नंबर जो बी होगा मेरे भाई, ये आपका क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है यार, आया समझ में। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 36 रुपए प्रति लीटर के दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 28 रुपए प्रति लीटर हो जाए। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक तो मिल्क है और एक भाई होता है वाटर। ठीक है, अब जो मिल्क मैन होते हैं, दूधिया होते हैं, वो क्या करते हैं, पानी। अब बिस्लेरी का पानी तो मिलाएंगे नहीं, है ना, कि मिलाते हो बिस्लेरी का, नहीं मिलाते ना भाई। ठीक है, बिस्लेरी का नहीं मिलाते। यहाँ पर दिया गया प्रति लीटर दूध की कीमत कितने का है, 36 रुपए है प्रति लीटर। ठीक है, वाटर की बात करें तो हैंडपंप से वाटर भर लेते हैं, है ना। और वाटर की कीमत है मेरे दोस्त 0, ये फोकट का होता है। वैसे फोकट का नहीं कहना चाहिए, आजकल इसकी प्राइस 20 रुपए है। यदि बिस्लेरी या कोई भी ब्रांड का खरीदो ना तो 20 रुपए तो पड़ ही जाता है, तो फोकट का तो कहेंगे नहीं। लेकिन होता क्या है कि कोई भी मिल्क मैन जो होंगे ना, वो बिस्लेरी या कोई भी खरीद कर आपको वाटर नहीं मिलाएगा उसमें, है ना। वो क्या करेंगे, कहीं से भी हैंडपंप वगैरह से पानी डाल देते हैं और बेच डालते हैं। ठीक है, लेकिन क्या करते हैं, कुछ पानी मिलाने के बाद जो मिश्रण बनता है उसको 28 रुपए के हिसाब से बेच देता है। ठीक है, अब भाई 28 रुपए के हिसाब से बेच देगा, 28 के हिसाब से, तो आप एक चीज देख पाओगे कि 28 से छोटा 0 है और 28 से बड़ा 36 है, मतलब एलिगेशन लग रहा है। 36 में 28 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, तो भाई 36 में 28 घटाने पर मेरे दोस्त 8 तो बचेगा, और 28 में 0 घटाओगे तो 28 बचेगा। अब अनुपात पूछा है तो मेरे दोस्त ये 4 से कट जाएगा यार, 4 से काट देंगे तो कितने बार में कटेगा, तो मैंने कहा 4 से कट जाएगा, 4 7 28 और 4 दूनी 8। तो मिल्क और वाटर का अनुपात कितने का होगा, 7:2 का। ऑप्शन नंबर जो डी होगा मेरे भाई, ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला सवाल। एक किसान 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है। वह आंशिक रूप से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से पैदल तथा 9 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से साइकिल द्वारा तय करता है। तो पैदल तय की गई दूरी आपको क्या करना है, बताना है। यहाँ पर भी क्या एलिगेशन लगा सकते हैं, तो मैं कहूंगा भाई बिल्कुल लगा सकता हूं मैं। ठीक है ना, अब देखो कैसे एलिगेशन लगाता हूँ भाई। 61 किलोमीटर की दूरी को तय करने में इसने टोटल कितना समय लिया है, 9 घंटा में। इसका मतलब जो अनुपात भी आएगा ना भाई, वो भी आपके पास आवर में ही आएगा, इतना याद रखना। अब उसने क्या किया, आंशिक, आंशिक मतलब आधा तो नहीं है, कुछ दूरी 4 किलोमीटर प्रति की दर से, किससे, पैदल। तो एक तो पैदल चला, पैदल चलता है, और पैदल में स्पीड कितना है, 4 किलोमीटर, अभी नहीं रखेंगे। और फिर साइकिल से चलता है, और साइकिल से कितना, तो हम कहेंगे भाई साइकिल से वो 9 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ता है, चलता है। अब हम कहेंगे एक तो साइकिल लिख देते हैं, ध्यान समझना मेरी बात। साइकिल से मैं चाहता हूं कि जो 9 के 9 घंटा ना वो पैदल चला दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं भाई। यदि 9 के 9 घंटे यदि वो बंदा पैदल चलता, वो भी
4 की स्पीड से तो कितने दूरी तय करता, 9 चौक 36 किलोमीटर की दूरी तय करता कि नहीं करता, बिल्कुल करता भाई। ठीक है, मैं कहूं कि वो 9 के 9 घंटा आपकी साइकिल में चल जाता, तो 9 की स्पीड से यदि 9 घंटा चलेगा तो कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा, तो आपको भाई 81 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। लेकिन हमको दूरी तय करना कितना है, आप कहोगे भाई 61 किलोमीटर, तो 61 को तो ओवरऑल है ना हमारे पास, इसको हम बीच में रख देते हैं 61 किलोमीटर। अब एक चीज बताओ मेरे दोस्तों, 61 से छोटा 36 है, लेकिन 81 61 से बड़ा है। बताओ 61 और 81 में अंतर कितने का, तो आप कहोगे 20 का जी, और 36 और 61 में अंतर कितने का, तो आप कहोगे भाई 25 का। अब मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी ये अनुपात आएगा ना, ये अनुपात कभी भी दूरी का अनुपात नहीं होगा, ये किसका अनुपात होगा, टाइम का होगा। अब हम देखते हैं 5 से दोनों कट रहा है, तो 5 से काट देते हैं, 5 चौक 20 और ये 5 25। ठीक है, ये आपके पास टाइम का अनुपात है, इतना याद रखना है यार आपको। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 5 कितना हो गया, 9, और 9 का मान कितने आवर के बराबर, 9 आवर के बराबर। इसका मतलब पैदल उस बंदे ने 4 घंटा चला और साइकिल से उस बंदे ने 5 घंटा चला। पूछा क्या है भाई कि पैदल तय की गई दूरी क्या होगी मेरे दोस्त, पैदल में उसकी स्पीड कितनी थी, 4 किलोमीटर 1 घंटा में। 4 घंटा चला है वो बंदा, 4 की स्पीड से कितनी दूरी तय करेगी, 16 किलोमीटर। मेरे भाई आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो बी होगा, ये हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आए भाई समझ में, इसको और दूसरे तरीके से बना सकते हैं, लेकिन हम चूंकि एलिगेशन पढ़े तो हर चीज को एलिगेशन में ढालने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है। ये आपके पास नेक्स्ट सवाल, एक व्यक्ति 16 घंटे में 1200 किलोमीटर की दूरी तय की। कुछ दूरी कार द्वारा 40 किलोमीटर है ना प्रति घंटा की चाल से, और शेष दूरी ट्रेन द्वारा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की, तो कार द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। अब देखो पहले वाले सवाल में क्या था, मैंने कहां से किलोमीटर में कन्वर्ट किया, इस बार मैं किलोमीटर प्रति आवर में कन्वर्ट करूंगा। मतलब मैं पहले तो दूरी में कन्वर्ट कर दिया यहाँ पर, अब इस बार मैं स्पीड में करूंगा। क्यों ऐसा करना पड़ा, क्योंकि 61 ना भाई 9 से नहीं कट रहा था, यदि कट जाता तो मुझे कोई इशू नहीं होता। लेकिन अब ये जो सवाल है ना, इसमें 16 से 1200 कट जाएगा। अब ध्यान से देखना, कुछ दूरी कार द्वारा और फिर ट्रेन द्वारा, तो मैंने लिख दिया एक तो कार और एक लिख देता हूं भाई मैं ट्रेन है। ठीक है, अब ध्यान समझना, कार द्वारा तय की गई जो स्पीड है, कार की स्पीड कितने की है, तो मैंने कहा भाई 40 किलोमीटर प्रति आवर की है। ट्रेन की स्पीड कितनी है, 80 की है। तो मैं ओवरऑल स्पीड नहीं निकाल लेता हूँ क्या, औसत। भाई उसने टोटल 1200 किलोमीटर की दूरी को 16 घंटे में तय किया, तो 1 घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी तय किया होगा, तो आप कहोगे भाई 1200 डिवाइड बाई 16, 16 से काटते हैं, 16 कम 16, 16 5 80, 16 छक्के 96, और 16 सत्ते होते हैं 112, 7 बार में है ना, बच गए कितना हमारे पास 112, 8 बज गए, 16 5 80, कितने बार में कट जाएगा, 75 बार में। तो हम लिख देंगे मेरे भाई 75 को बीच में। ठीक है, अब बताओ 80 और 75 में अंतर 5 का, 40 और 75 में अंतर, तो आप कहोगे भाई फिर तो आप 35 का ही मारोगे। अब यदि हम इसको काट देंगे तो आप देख पाओगे, जैसे ही काटेंगे तो मैंने कहा 5 कम 5 और 5 7 35, ये मेरे पास टाइम का अनुपात है। 7 और 1 को जोड़ दूंगा तो 8, और 8 का मान कितने आवर के बराबर, 16 आवर। इसका मतलब 1 का मान 2 आवर के बराबर होगा। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक सबका। ठीक है, अब यदि ऐसा है तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान समझना, 1 का मान 2 आवर के बराबर है। हमको पूछा गया है कार द्वारा तय की गई दूरी। मेरे प्यारे दोस्तों, कार द्वारा 1 का मान जब आपके पास 2 आवर हो सकता है, तो ये 1 का मान किसके बराबर होगा भाई, 2 आवर के बराबर होगा। तो मैंने कहा कार द्वारा 2 आवर का समय लगा, लगा कि नहीं लगा, लगा है। और ये किस स्पीड से तय किया है, 40 की, तो गुणा 40 कर देते हैं, तो 40 दूनी कितना हो जाएगा, आपको भी 80 किलोमीटर। तो कार द्वारा कितनी दूरी तय किया, 80 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर जो डी होगा दोस्तों, ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है दोस्तों, आगे समझ। ठीक है, तो आगे ये रहा आज का हमारा सिंपल सा क्लास एलिगेशन के ऊपर। इसमें और बहुत सारी वैरायटी हो सकते हैं, जैसे जैसे आएगा सवाल सामने में, वैसे वैसे आप लोगों के सामने सब चीजों को रखने वाला हूँ। क्लियर है, धन्यवाद।